इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, बैंकों के द्वारा साख का निर्माण। तो आपको ये समझना है बच्चों कि बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। आपको मैं मेयर्स की एक परिभाषा बता दूं जिसमें उन्होंने कहा था कि बैंक सिर्फ और सिर्फ मनी को, मुद्रा को प्राप्त करने वाले नहीं होते, बल्कि वो मुद्रा को बनाने वाले होते हैं, वो मनी क्रिएटर होते हैं। तो किस बेस पे उन्होंने इस बात को कहा था, उसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है साख निर्माण। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कोई भी बैंक जो होता है वो बैंक अपने पास प्रारंभिक जमा स्वीकार करता है, जिसे हम कैश डिपॉजिट कहते हैं। आप जो भी पैसे बैंकों में जमा करते हैं बच्चों, वो होता है कैश डिपॉजिट। तो उस कैश डिपॉजिट में से ये जो कैश डिपॉजिट है ये आप जमा करते हैं बैंकों में, और बैंक जो है आप ही के पैसे से दूसरों को ऋण देने का या लोन देने का काम करता है। इस ऋण देने के काम को हम लोग डेराइव डिपॉजिट कहते हैं, या जिसे मैं कहूं तो व्युत्पन्न जमा कहते हैं बच्चों। तो ये जो व्युत्पन्न जमा होती है ना, इसी से होता है साख का निर्माण, इसी से क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो आपको याद रखना है कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। बैंक में जमा किए गए कैश डिपॉजिट को जब बैंक ऋण के रूप में दूसरे लोगों को देता है तो उसे हम डेराइव डिपॉजिट या व्युत्पन्न जमा कहते हैं, और इसी व्युत्पन्न जमा से साख का निर्माण होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लूं कि एक किसी पर्सन ने 1000 रुपए बैंक में जमा किए। उसने, मान लेती हूँ ये ए है, ए ने 1000 जमा किए, उसके खाते में 1000 जमा हो गए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसके खाते में से कुछ अपना भाग जैसे 200 रुपए अपने पास रख कर बच्चों बाकी 800 रुपए लोन देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। और उसी वक्त उस दूसरा जो पर्सन है, जो है बी, उसने लोन की मांग कर दी। ठीक, अब उसने लोन की मांग कर दी तो 800 रुपए उसके खाते में हो गए जमा। ठीक, वो यहाँ का सदस्य नहीं था, उसने ये 800 रुपए किसी और को दे दिए, सी पर्सन को दे दिए। भाई उसको पैसे देने थे इसको, तो उसने सी को दे दिया। अब सी जो है उस 800 रुपए को जमा कर दिया अपने बैंक में। ठीक, उसका कोई और बैंक है तो उसने अपने बैंक में 800 रुपए जमा कर दिए। अब इस बैंक में जो 800 रुपए जमा हुए तो इसमें से वो फिर कुछ भाग जो है बैंक अपने पास रखकर बाकी के पैसे को किसी और पर्सन को उधार में दे देगा। मान लेते हैं 600 रुपए उसने दे दिए डी को। तो देखिए, बात शुरू हुई थी 1000 से, वही 1000 800 में बदला, 800 से 600 में बदला, और अभी पता नहीं डी कहाँ जमा करेगा, और डी के बाद पता नहीं वो किस बैंक में जमा करेगा। और इस तरीके से करके बच्चों ये 1000 रुपए ही छोटे छोटे टुकड़ों में न जाने कितने लोगों के पास पहुंच जाएगा और क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप देखिए कि इस तरीके के क्रेडिट क्रिएशन को आरबीआई किस तरीके से डिफाइन करता है, बैंक किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो उसे समझने के लिए आपको कुछ बातें जाननी जरूरी होंगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि बैंक के ऊपर जो भी देश का केंद्रीय बैंक होता है वो ये कहता है कि आपको एक निश्चित राशि, जिसे हम नगद कोषानुपात कहते हैं, उसको अपने पास रखना होगा। मान लीजिए वो 20% है, तो अगर बैंक में 1000 रुपए जमा हो रहे हैं तो इसका 20% बैंक को अपने पास सेफ रखना होता है, जो बैंक के किसी काम नहीं आता, वो बेकार पड़ा रहता है बच्चों। तो वो 200 रुपए बैंक के पास किसी काम नहीं आते, जो उसके पास इस 200 को घटाने में 800 बचता है, वो इसी को किसी को उधार देता है।
तो ये CRR बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों जब हम क्रेडिट क्रिएशन को पढ़ते हैं। अब दूसरी चीजों को समझिए कि बैंक ये मान के चलते हैं कि बैंक की कोई भी शाखा हो, देसी शाखा, विदेशी शाखा, कोई भी शाखा हो, प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, लेकिन सभी बैंक एक होते हैं। तो बैंक ये मान के चलते हैं कि बैंक एक यूनिट होते हैं, एक इकाई होते हैं। मतलब आप किसी भी बैंक में पैसा जमा करो, वास्तव में वो जा रहा है बैंक में ही। सभी बैंकों का पैसा एक ही जगह जा रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण है हमारे देश में RBI का। तो वो बैंक ये मान के चलते हैं कि कोई बंदा कहीं पर भी पैसा जमा करे, ऑल ओवर इंडिया में वो जाएगा तो बैंक में ही। दूसरा, बैंक ये मान कर चलते हैं कि ये जनता जो भी भुगतान करती है वो भुगतान चेक में करती है, या जिसे मैं ये कहूं कि वो ये मान के चलते हैं कि जनता जो भी भुगतान करती है बच्चों, वो कहीं ना कहीं जमा होता है, किसी न किसी बैंक में जमा होता है। और इन्हीं दो मान्यताओं के आधार पर वो क्रेडिट क्रिएशन को फॉर्मेट करते हैं। बिल्कुल बैंक तय करते हैं कि वो शाख का निर्माण कितना करेंगे और किस आधार पे तय करते हैं। चलिए उस प्रोसेस को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक टेबल बना दूं जिसमें हम पहले लिखेंगे अवस्था, फेजेस, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए बच्चों। ये रहेगी अवस्था। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी प्रारंभिक जमा। यहाँ पर वो राशि जिसे CRR कहते हैं, जो बैंक के काम नहीं आती, बस पड़ी रहती है, CRR। और इसके वर्सेस में होता है LRR भी, जिसे मैं समझाऊंगी। और ये आपकी हो गई व्युत्पन्न जमा, जो वो लोन देने के लिए बिल्कुल तैयार रखा है। अब इसे समझिए बच्चों, फर्स्ट स्टेज करके आप समझिए कि फर्स्ट स्टेज में किसी बंदे ने 1 लाख रुपए जो है बैंक में जमा कर दिए। अब CRR का जो परसेंटेज था वो था 20%, तो 1 लाख का 20% हुआ 20,000 रुपए। मतलब ये 20,000 रुपए बैंक के पास रहेंगे ही रहेंगे, वो इसका कुछ नहीं कर सकता, बस बचा के उसे रख ले। अब उसके पास व्युत्पन्न जमा कहां से आई? 1 लाख में से उसने 20,000 अपने पास रख लिए, तो अब वो बिल्कुल रेडी है अपने 80,000 के साथ कि वो बड़ी आसानी से इसको लोन देगा 80,000 का। अब शुरू हो रहा है फेज नंबर 2। अब ये 80,000 रुपए बच्चों यहाँ पर बन गए प्रारंभिक जमा, जिसे बिल्कुल बैंक देने को तैयार है। उसने जिसको भी लोन दिया उसके खाते में जमा हो गए 80,000। जैसे ही उसके खाते में 80,000 जमा हुए ना, तो वो 20% इसमें से भी बैंक रख लेगा। तो 80,000 में से बच्चों जब 20% बैंक रखेगा तो उसका अमाउंट हो गया 16,000। मतलब 16,000 बैंक रख लेगा और बाकी जो है 64,000 फिर से लोन देने को तैयार। ठीक, अब ये 64,000 थर्ड स्टेज में पहुंच गया। देखिए वो 1 लाख रुपया ही रोटेट हो रहा है बच्चों। अब ये थर्ड स्टेज में पहुंचा तो ये हो गया 64,000 और इसका भी निकाला जाएगा बच्चों 20%। और इसका जब हम 20% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 12,800 रुपए। ठीक, तो बैंक 12,800 रुपए अपने पास जमा रख लेगा और फिर लोन देने को तैयार 51,200 रुपए का। तो ये प्रोसेस बच्चों, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी। इसी तरह बैंक फिर इसका निकालेगा 20% या और फिर जितना पैसा बचेगा उसको लोन देगा, फिर उसका 20% निकालेगा, जितना पैसा बचेगा उसको लोन देगा। ये प्रोसेस बच्चों तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये प्रारंभिक जमा बढ़कर 5 लाख ना हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, जब तक ये बढ़कर 5 लाख ना हो जाए। और ये व्युत्पन्न जमा हुई बच्चों 4 लाख रुपए। और ये जो 1 लाख रुपए है वो उसमें से बैंक के पास वो राशि जिसका बैंक कुछ नहीं कर सकता उसको रखना ही है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जितना भी परसेंट रहता है, जो
भी प्रारंभिक जमा रहती है उस प्रारंभिक जमा का 5 गुना तक बैंक क्रिएशन कर सकते हैं। तो इसीलिए 1 लाख अगर जमा हुआ है तो बैंक 5 लाख तक का लोन दे सकते हैं। इसे ही हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। अब ये इसको देखने वाले मेरे बच्चों को होगा, मैम कैसे, कितने, क्यों इतनी सियोरिटी है कि 1 लाख जमा हुआ तो उसका 5 गुना वो लोन दे सकता है। तो बच्चों आपको समझना है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे काम करता है साख गुणक, और साख गुणक के माध्यम से कोई भी बैंक तय कर लेता है कि उसके पास इतने पैसे आए हैं तो वो कितने तक का उधार दे सकता है। अब इसे भी आपको साख गुणक भी सॉल्व करके बताती हूँ कि वो कैसे होता है। ये देखिए, ये जो साख गुणक है उस साख गुणक या जिसे हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर CM। तो ये जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है बच्चों, इसका सूत्र होता है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग लॉ, बैंक की लॉ के अनुसार इसका सूत्र होता है 1/CRR। मतलब वो सभी नगद कोषानुपात। और कई बार जब आप इसे बैंक के नजरिए वाला पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 1/LRR, वो आरक्षित निधि जिसे बैंक अपने पास रखा है। और इसमें यही डिफरेंस होता है बच्चों कि CRR मतलब वो आरक्षित निधि जो उनकी RBI के पास जमा है। तो भाई दोनों पैसे के साथ ये रिस्ट्रिक्शन है कि तुम इन दोनों पैसे को छू नहीं सकते हो, कहीं से भी नहीं छू सकते, तुमको जमा करके रखना ही है। तो कई लोग साख गुणक को 1/LRR से भी बताते हैं और आपकी किताबों में कई जगह पर 1/CRR भी लिखा रहता है। तो ये दोनों जो परसेंटेज होते हैं ना बच्चों, वो एक ही होते हैं, तो इसे ये कई जगहों पर मिलता है। अब वो जो भी परसेंटेज RBI ने तय कर दिया है बैंकों के लिए, कोई भी देश का रिजर्व बैंक जो तय कर देता है, अगर उसने 20% तय किया है बच्चों, तो उसको इस सूत्र पे हम रखते हैं 1/20%। अब ये 20% को हटाने के लिए आप लोग जानते ही हैं, ये हो जाएगा 1/20 × 100, और 20 × 100 हो गया। तो 100 को जब आप 20 से करेंगे तो ये आया 5, तो गुणक आया 5, मतलब 5 गुना। तो अगर 1000 रुपए जमा है बच्चों तो उसका 5 गुना वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, मतलब 5000 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। अगर 1 लाख रुपए जमा है तो उसका 5 लाख रुपए तक वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। तो ये आपको समझना है कि इसी तरह आप जितना जमा करते हो उसका 5 गुना तक बैंक उधार दे सकता है, ऋण दे सकता है, साख निर्माण कर सकता है। और इसी वजह से बच्चों जब कभी RBI को ये लगने लगता है कि बैंक बहुत ज्यादा उधार दे रहे हैं तो तुरंत शिकंजा कैसे कसेगा, वो अपने CRR की रेट को बढ़ा देगा। और CRR की रेट जैसे ही बढ़ी 20 से 30% हो गया तो अब बैंक के हाथ और बन जाएंगे, वो ज्यादा क्रेडिट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बच्चों ये CRR बहुत काम करता है क्रेडिट क्रिएशन में। जब RBI को लगता है कि अरे भाई उधार देने की जरूरत है अर्थव्यवस्था को, तो वो इसको कम कर देता है कि रखो, लो, खूब उधार दो। लेकिन जब उसे लगता है कि बैंक ज्यादा ही उधार देने लगे हैं तो वो इसको बढ़ा देता है कि नहीं नहीं, अब इससे ज्यादा उधार नहीं देना है। इसी के साथ आपको एक फैक्ट याद रखना है बच्चों कि जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी तो उस नोटबंदी के समय RBI का एक आदेश आया था कि मुझे पूरा का पूरा जो भी उसने डेट दे दी थी कि इस डेट से इस डेट तक जो भी बैंक में पैसे जमा होंगे, मतलब जो आप पुराने नोट बदल रहे थे, उस पूरे के पूरे पुराने नोट को उसने कहा था 100% उसको मुझे चाहिए। मतलब बैंक के हाथ बांध दिए थे उसने कि अगर बैंक में नोट बदलने के लिए आए हैं तो वो उससे किसी को उधार नहीं दे सकता। वो पूरा का पूरा पैसा RBI अपने पास मंगाया ताकि मुद्रा को पूरे बाजार से निकाल सके।
और उस वक्त बैंकों ने बिल्कुल भी उधार नहीं दिया है। आप इस फैक्ट को कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि बैंक किस तरीके से एक व्यक्ति के ही पैसे से न जाने कितने लोगों को उधार दे देता है और साख का निर्माण कर देता है। उम्मीद करती हूँ कि सरल तरीके से आप इसे समझ पाए होंगे। चैनल पे बने रहिए और आपके कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो जरूर ही कमेंट कीजिए इस वीडियो के बाद। आई एम ऑलवेज विथ यू।